सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। वो हमारा आज 10वां दिन का जो नोट्स है उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक था वो था मुगल जो था सल्तनत हमारा, उसका डेक्कन के साथ रिलेशन। उसका हम लोग जो है वो कवरेज एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो कि मुगल जो साम्राज्य और उसका जो रिलेशन है डेक्कन के साथ, तो अगर इसके हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो डेक्कन रीजन था, जो दक्कन एरिया था, वो नर्मदा रिवर के जो साउथ में था। कहाँ पे? नर्मदा रिवर के साउथ में था। और वो हमेशा एक चैलेंजिंग फ्रंटियर रहा मुगल एम्पायर के लिए। तो दक्कन क्षेत्र मुगल साम्राज्य के लिए चुनौतीपूर्ण सीमा बना रहा, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में था। और मुगल दक्कन संबंध जो है वो लगभग 2 शताब्दी यानी 200 साल तक जो है वो आप देखेंगे कि फैला रहा। और उसमें डिप्लोमेसी और मिलिट्री कैंपेन भी इन्वॉल्व था। ठीक है, वही सारा चीज डेवलपमेंट जो हम लोग को देखना है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट जो डेक्कन स्टेट्स थे, जो दक्कनी राज्य थे, वो क्या क्या थे उनका लिस्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहला अहमदनगर, जो निजाम शाही डायनेस्टी के द्वारा रूल होता था। बीजापुर, आदिल शाही डायनेस्टी। गोलकोंडा, कुतुब शाही डायनेस्टी। बेरार, अहमदनगर, जिसको अहमदनगर में अर्ली अनेक्स कर दिया था। फिर बिदार की बात करें अगर, तो बिदार था अहमदनगर, बिदार हो गया मेजर किंगडम लेटर ऑब्जर्व बाई बीजापुर। मैसूर मराठा, जो लेटर प्लेयर्स निकल कर आए डेक्कन पॉलिटिक्स के अंदर। अब मुगल पॉलिसी का जो डेक्कन के प्रति हम लोग देखेंगे, जो मुगल की जो नीति थी, उसके अलग अलग चरण हम लोग देख सकते हैं। पहला जो चरण है वो पहले दो जो शासक थे बाबर और हुमायूं, उनके भी दौरान। तो इन्होंने अगर आप देखेंगे तो कोई सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट जो ठोस कदम है वो नहीं उठाया दक्कन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उनका फोकस सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया पे ही रहा। ठीक है, तो दूसरे फेज में आकर डेवलपमेंट दिखेगा और वो अकबर के साथ। तो 1556 से 1605 में तो विस्तारवादी नीति थी अकबर की। और रिच सदर्न ट्रेड रूट्स और फोर्ट्स पे कंट्रोल करना, यानी कि जो समृद्ध व्यापार मार्ग थे और किले थे उन पे नियंत्रण करना, जो था वो अकबर की नीति में शामिल था। जैसे 1591 में अकबर ने क्या किया, दक्कनी सल्तनतों को मुगल अधीनता स्वीकार करने हेतु दूत भेजे। तो इनवॉइस भेजा कि आप मुगल सुजारेंटी को फॉलो करो। 1595 में अहमदनगर रूलर बुरहान निजाम साधो के डेथ के बाद मुगल्स ने उसका अनेक्सेशन को अटेम्प्ट किया। 1596 में चांद बीबी, जो अहमदनगर के रेजेंट आप कह सकते हैं, जो संरक्षिका थी, उन्होंने मुगल इन्वेजन को रेजिस्ट किया। 1600 में अहमदनगर को कैप्चर किया गया और चांद बीबी उस डिफेंड करते हुए उनकी मौत हो गई। और मुगल होल्ड जो है अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहा। इट रिमेन वीक एंड अनस्टेबल ड्यूरिंग द सेकेंड फेज, दैट इज इन ड्यूरिंग अकबर्स टाइम। देन जहांगीर, 1605 से 1627। तो जहांगीर ने क्या किया, एक कंटिन्यूड मिलिट्री कैंपेन बट मेड नो लास्टिंग गेन। उन्होंने भी कैंपेन किया, अभियान जारी रखा, लेकिन स्थायी सफलता उनको भी नहीं मिली। और राजकुमार खुर्रम, जो बाद में जिनको हम लोग शाहजहां बोलते हैं, बाद में जो शाहजहां ने उसके बाद डेक्कन में कैंपेन जो है वो किया। और मुगल जो है अगेन बीजापुर और गोलकोंडा पे कंट्रोल नहीं कर पाए। ठीक है, मलिक अंबर, एक ब्रिलियंट अफ्रीकन जनरल थे अहमदनगर के, वो मुगल फोर्सेस को रेजिस्ट किए थे। ठीक है, तो अहमदनगर में कौन रेजिस्ट किया? मलिक अंबर। चौथा फेज शाहजहां, जब हम बात करेंगे तो ही रिन्यूड एफर्ट्स टू सबडू डेक्कन सल्तनत। तो दक्कन की सल्तनत जो थी उनको इन्होंने रोकने के लिए, उनको सब डाउन करने के लिए, झुकाने के लिए कोशिश शुरू की। बीजापुर में पीस ट्रीटी साइन किया और उस कारण से किंगडम जो है वो रेडी हो गया क्या देने के लिए? ट्रिब्यूट देने के लिए। ठीक है, उसके बाद अहमदनगर को फाइनली शाहजहां ने क्या कर दिया? एनेक्स करके मुगल साम्राज्य में मिला दिया, शाहजहां ने किया। शाहजहां रीऑर्गेनाइज डेक्कन प्रोविंस, तो उन्होंने क्या किया? दक्कन प्रांतों का पुनर्गठन किया और वो नए जो सूबे हैं वो बनाए, खंदेश, बेरार और अहमदनगर। और दक्कन का वाइसरॉय बनाया गया प्रिंस औरंगजेब को। ठीक है, 1636 से 1644। अब पांचवा फेज, जब औरंगजेब खुद रूलर बनकर आए, तो उनका जो सबसे केंद्र बिंदु जो था उनके, आप कह सकते हैं नीति का, वो डेक्कन पॉलिसी ही था। और पूरी तरह से वो टारगेट किए थे कि वो बीजापुर और गोलकोंडा को एनेक्स कर लेंगे, पूर्ण अधिग्रहण। बीजापुर को 1686 में क्या किया? कन्क्वेस्ट कर लिया इसका। उस समय सुल्तान सिकंदर आदिल शाह शासक थे।
उन्होंने मना कर दिया कि हम मुगल अथॉरिटी यानी मुगल अधीनता को मानने से मना कर दिया, तो उनको क्या किया गया, अधिग्रहण करके, और औरंगजेब ने उनको सीज पे डाल दिया, ठीक है, अनेक्स कर लिया उस एरिया को। फिर गोलकोंडा का कब अनेक्स किया, 1687, जो अबुल हसन तानाशाह के द्वारा रूल हो रहा था। बहुत रणनीतिक हीरे के खदाने और व्यापारिक संपत्ति वहां से मिली। बट मुगल जनरल जो कमरुद्दीन खान थे, उनके आप कह सकते हैं विश्वासघात के कारण जो है कोर किला को तोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट, राइज ऑफ मराठा। तो शिवाजी इमर्ज एज अ मेजर चैलेंज। 1666 में शिवाजी क्या किए, औरंगजेब के कोर्ट को विजिट किए और उनको अरेस्ट कर दिया गया। वो भाग निकले और बाद में अपने आप को जो है वो राजा घोषित कर लिया 1674 में। मराठा जो कि क्या करते थे, गुरिल्ला युद्ध। तो उन्होंने बहुत सारे, अगर आप देखेंगे, गुरिल्ला युद्ध करते हुए मराठास को लॉस पहुंचाया विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज, संसाधन क्या काफी नुकसान हुआ। औरंगजेब आखिरी जो 27 साल है वो दक्कन में को ही लड़ते हुए अपना बिताए, यानी दक्कन युद्ध में ही बिताए थे। और अगर हम लोग बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इम्पोर्टेंट, आप कह सकते हैं कंट्रोल की, जहां तक, तो वो बहुत प्रोमिनेंट गेम्स जो है वो अर्ली हम लोग मुगल रूलर जो थे हमारे शुरू में जो फेमस रूलर थे वो नहीं कर पाए। अल्टीमेटली औरंगजेब जो था वो सबसे ज्यादा जो है वो डेक्कन पॉलिसी को लेकर सिंसियर और स्ट्रिक्ट रहा, अपने जीवन के आखिरी समय भी उन्होंने वहीं भी बिताया, ठीक है। अब कल हमने अकबर तक का डिस्कशन किया था मराठा मुगल एम्पायर में। अब हम लोग उसके आगे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का डिस्कशन भी करेंगे। तो जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी, पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। क्या नाम था, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। और ये टाइटल जो है जहांगीर टाइटल है, दैट इज विश्व विजेता, कनकरर ऑफ द वर्ल्ड। ऑब्वियस बात है, फादर अकबर, मदर मरियम उज जमान। कैपिटल इनका आगरा में था शुरू में, लेकिन बाद में लाहौर, और लाहौर की जब हम बात करेंगे तो, और कश्मीर जो था वो भी शासन के लिए यूज किया गया, ठीक है ना। तो लाहौर एंड कश्मीर इन समर्स, तो गर्मी का दिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कश्मीर को रखा जाता था, नहीं तो लाहौर हमारा कैपिटल था इनका, ठीक है। शुरुआती जीवन की अगर बात करें तो वो ऑब्वियस बात अकबर के एल्डेस्ट सन थे। 1599 में सलीम ने विद्रोह कर खुद को सम्राट घोषित कर दिया, लेकिन अकबर की मृत्यु से पहले सुलह हो गई, ठीक है। 1605 में ये एम्पेरर बने और अपने आप को टाइटल दिया क्या, जहांगीर। और इन्होंने इनके जो जो शासन था वो किस पे फोकस किया, तो कंसोलिडेशन एंड नॉट मेजर एक्सपेंशन, यानी कि जो साम्राज्य हैं उनको एकत्रित करने के ऊपर फोकस किया, ना कि उसको बढ़ाने के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज देखे तो अकबर की जो पॉलिसी थी रिलीजियस टॉलरेंस की वो हम लोग फॉलो करते चले गए इस दौरान। मनसबदारी सिस्टम भी मेंटेन रहा। जंजीर ई अदल, चेन ऑफ जस्टिस जो है, यानी न्याय की श्रृंखला, ये शुरू की गई किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। आउटसाइड आगरा फोर्ट फॉर पब्लिक ग्रीवांस, पब्लिक जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने के लिए जंजीर ए अदल, आगरा के किले के बाहर। फिर इट स्ट्रेंथेंड इंपेरियल ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशियल सिस्टम, तो सम्राटीय प्रशासनिक व्यवस्था और न्याय प्रणाली को सुदृढ़ किया इन्होंने। नूरजहां की भूमिका अगर देखें यहाँ पर, तो रियल पावर ड्यूरिंग लेटर ईयर्स वाज हेल्ड बाय नूरजहां हिज 20th वाइफ। उनकी 20वीं पत्नी नूरजहां जो थी, उनके पास जो था वास्तविक सत्ता जो है वो माना जाता था उन्हीं के पास है। और सी फॉर्म्ड नूरजहां जुनता, जब हम लोग बात करते हैं, विथ हर फादर इतिमद उद्दौला एंड ब्रदर असफ खान। तो नूरजहां जुनता जो है वो बनाया गया उनके द्वारा, अपने पिता और भाई के साथ मिलकर। अपने नाम पे वो सिक्के जारी की, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो सैन्य निर्णय थे यानी कि मिलिट्री डिसीजन थे उसमें वो एक्टिव थी। उनकी भतीजी मुमताज महल की शादी किससे हुई, शाहजहां से, जो आगे जाकर लेटर रूलर बने। अब मिलिट्री कैंपेन और एक्सपेंशन की अगर बात करें तो दक्कन में मालिक अंबर ऑफ अहमदनगर पोज ए स्ट्रॉन्ग चैलेंज। इन्होंने अमर सिंह जो मेवाड़ के थे उनके साथ 1615 में क्या की ट्रीटी की, और अमर सिंह ने मुगल सोसाइटी जो है, मुगल अधीनता जो है, अधिपत्य है, उसको स्वीकार कर लिया। 1620 में इन्होंने कांगड़ा के किले के ऊपर विजय हासिल की, और इन्होंने अभियान चलाया कि बंगाल, उड़ीसा और असम में स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता आए। 1622 में इन्होंने कंधार जो है वो पर्सियन सफाविद जो थे, यानी फारसी सफी वंश के लोग हाथों खो दिया कंधार, ठीक है।
विदेशियों के साथ क्या संबंध रहा इनका, तो 1615 में थॉमस रॉय आए थे एज एन एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड, और उनको इन्होंने ट्रेडिंग राइट्स दिया और वो ईस्ट कंपनी का राइट्स बना। फिर पोर्चुगीज राइवलरी जो है वो स्टार्ट हो गई इनके ही दौरान। आर्ट एंड कल्चर की अगर बात करें तो जहांगीर वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ पेंटिंग एंड नेचर। पेंटिंग और नेचर के वो क्या थे, ग्रेट पैटर्न। प्रोमोटेड मुगल मिनिएचर आर्ट, क्या चीज प्रमोट किया, मुगल लघु चित्रकला को प्रोत्साहन दिया, खासकर नेचुरलिज्म और पोर्ट्रेट, जो प्रकृति और चित्रांकन था उसको। उस्ताद मंसूर जो एनिमल और बर्ड पेंटिंग के लिए क्या थे, काफी फेमस थे। और रोड तुजुकी जहांगीरी हिज ऑटोबायोग्राफी, तो अपनी उनकी आत्मकथा जो है वो लिखी गई, तुजुकी जहांगीरी। ठीक है। आर्किटेक्चर तो शालीमार बाग कश्मीर में बनाया। इतिमद उद्दौला स्टॉम्ब इन आगरा, जो नूरजहां ने बनाया था। ठीक है, विच वॉज अ परकसर टू ताजमहल, ताजमहल का एक पूर्ववर्ती रचना। ठीक है, इतिमद उद्दौला का किला। डेथ एंड लेगेसी तो 1627 में रजौरी जम्मू कश्मीर के पास इनकी मृत्यु हो गई। सादरा लाहौर में इनको दफनाया गया और इनका एक किला नूरजहां के बगल में ही, जो नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। हिज रेन वॉज मार्क्ड बाई कल्चरल अचीवमेंट एंड पॉलिटिकल फैक्शनलिज्म। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट तो वही जो हमारा हमने पढ़ा ऑलरेडी, उसी को आपको रिवीजन के लिए यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है। देन वी हैव शाहजहां, तो शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी तक। इनका असली नाम प्रिंस खुर्रम, टाइटल शाहजहां किंग ऑफ द वर्ल्ड, फादर जहांगीर, मदर जगत गुसैन, वाइफ मुमताज महल, और कैपिटल जो है वो आगरा से शाहजहानाबाद, जो दिल्ली के अपना ऊपर स्थानांतरित कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। 1592 में इनका जन्म हुआ, और अकबर और जहांगीर दोनों उनकी क्षमताओं को सराहते थे। 1612 में मुमताज महल से शादी हुआ। जहांगीर के डेथ के बाद 1627 में इन्होंने थ्रोन को अपने ऊपर, मतलब थ्रोन का जो ऊपर है उस पर अपना जो गद्दी जो है उस पर अपना जगह बना लिया, इसको हराकर, अपने प्रतिद्वंदियों को हराकर। एंड टू ग्रैंड टाइटल अबू अल मुजफ्फर साहब उद्दीन मोहम्मद शाहजहां साहिबी किरान शाही, ये पूरा एक नाम जो है इन्होंने अपने आप के लिए ये उपाधि दी थी। ठीक है। मिलिट्री कैंपेन और एक्सपेंशन की बात करें अगर, तो उत्तरी पश्चिम और डेक्कन में अगर देखें तो सफाविद जो पर्सिया के थे उनके उनसे लड़ाई की कंदाहार के लिए, जो हार चुके थे जहांगीर। 1653 में कंदाहार को परमानेंटली इन्होंने खो दिया 3 बार अभियान के बावजूद। अफगान रिबेलियंस इन बलूचिस्तान एंड कंदाहार वेयर क्रस्ट, और कंटिन्यूड कैंपेन्स इन डेकन, जैसे अहमदनगर को कैप्चर करना, बीजापुर गोलकोंडा को ने क्या किया, मुगल सोसाइटी को एक्सेप्ट कर लिया, और औरंगजेब को दक्कन का वायसरॉय इन्होंने ही बनाया, हमने ऊपर देखा भी था। मध्य एशिया और अन्य क्षेत्र की बात करें तो कोशिश तो किया था एक्सपैंड करने का, लेकिन फेल हो गए सेंट्रल एशिया में। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट क्या रहा, तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन किया, जो अकबर के द्वारा शुरू हुआ था। पर्सियन कोर्ट लैंग्वेज, जो साइज और प्रोस्पेरिटी की हम बात करते हैं उसमें साम्राज्य अपने चरम सीमा पे पहुंचा इनके दौरान, और जब्त और मनसबदारी सिस्टम दोनों को जारी रखा गया। आर्किटेक्चर और आर्ट का ये गोल्डन पीरियड माना जाता है, स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। जैसे फेमस मॉन्यूमेंट ताजमहल आगरा में, और मौसोलियम ऑफ मुमताज महल, रेड फोर्ट दिल्ली में, रॉयल रेसिडेंस बिल्ट एज पार्ट ऑफ शाहजहानाबाद, जामा मस्जिद दिल्ली में, वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट मॉस्क, मोती मस्जिद आगरा किला, देन व्हाइट मार्बल मॉस्क, और शाहजहां मॉस्क तथा सिंध इस्लामिक आर्किटेक्चर मास्टरपीस। ठीक है। शाहजहानाबाद, ओल्ड दिल्ली और चांदनी चौक का भी निर्माण इन्होंने ही कराया था। कल्चर और लिटरेचर की बात करें तो पर्शियन लिटरेचर के पैट्रन थे। कैलीग्राफी और पेंटिंग और म्यूजिक, ये सब को ये लोग ये मतलब फॉलो करते थे, उसके संरक्षक थे। कमीशन पातशाहनामा, तो पातशाहनामा जो राजकीय इतिहास था, ऑफिशियल कोड क्रॉनिकल था, वो लिखवाया इन्होंने। एंड ही प्रमोटेड आर्टिस्ट, पोएट्स एंड हिस्टोरियंस। पर्सनल लाइफ एंड सक्सेशन क्राइसिस, तो मुमताज महल से काफी ज्यादा डीपली अटैच थे, जिनकी मृत्यु जो है वो चाइल्ड बर्थ के दौरान 1631 में हुई। उनके मेमोरी में ताजमहल बनाया, और बाद में इनके जीवन में जो इनकी बीमारियां रही उस कारण से सक्सेशन वॉर बेटों के बीच में हुआ, जिसमें दारा सिको, सूजा, मुराद और औरंगजेब थे। औरंगजेब जीत गए और शाहजहां को क्या किया, इम्प्रेजन करके जेल में आगरा फोर्ट में बंद कर दिया। ठीक है, ये आपको पार्ट था। नाउ
When we talk about औरंगजेब, so 1658 से 1707 तक लास्ट मेजर मुगल रूलर, तो ग्रेटर मुगल्स का जो आखिरी रूलर थे वो थे औरंगजेब। पूरा नाम इनका मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर जो है वो टाइटल यानी कनकरर ऑफ द वर्ल्ड इन्होंने भी टाइटल लिया। फादर शाहजहां, मदर मुमताज महल। कैपिटल इनका दिल्ली था लेकिन बाद में दक्कन शिफ्ट किया इन्होंने। इनका जो शासन काल था वो 49 साल तक रहा, लॉन्गेस्ट अमॉन्ग मुगल एम्पायर। 1618 में दोहात गुजरात में जन्म हुआ। स्ट्रिक्ट इस्लामिक अपब्रिंगिंग एंड नोन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। डेक्कन, गुजरात, मुल्तान को प्रिंस के रूप में इन्होंने गवर्न किया भी था। अपने वो गद्दी पे आने से पहले जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ उसमें भाइयों को पराजित किया, तो दारा सिकों को फांसी दे दी गई। सुजा जो थे वो भाग गए और मुराद जो है वो उनको जेल बनाकर बाद में मार दिया इन्होंने। 1658 में जब राजा ये बने, सम्राट बने, तो इन्होंने शाहजहां को आगरा किला में क्या कर दिया था, कैद कर दिया। मिलिट्री एक्सपेंशन अगर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में देखें तो अफगान, राजपूत, सिख तीनों से युद्ध। कंधार को ये वापस नहीं ले पाए पर्शियन से। डेक्कन में अगर देखें तो बहुत ज्यादा जो पार्ट है वो इनका रेन का डेक्कन में ही गुजरा। बीजापुर, गोलकोंडा दोनों को हराया 86 और 87 में। शिवाजी और लेटर संभाजी जो है उनके साथ इनका युद्ध भी हुआ, जो आप जानते हो, एक मूवी भी आई थी उसमें दिखाया गया। संभाजी वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1689, लेकिन पूरी तरह से मराठा रेजिस्टेंस को ये पूरी तरह से जो है वो खत्म नहीं कर पाए। धार्मिक नीतियां अगर देखेंगे तो ये अडॉप्टेड ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक पॉलिसी, रिवर्स अकबर्स लिबरलिज्म। तो अकबर का जो टॉलरेंस वाला पार्ट था रिलीजन को लेकर उसको रिवर्स करते हुए ये क्या किए, रूढ़ीवादी इस्लामिक नीतियां यानी कि ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक पॉलिसीज को अपनाए। जिजिया को वापस से इंट्रोड्यूस कर दिया 1679 में, दैट इज द टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स। म्यूजिक, पेंटिंग और कोर्ट फेस्टिविटीज के ऊपर प्रतिबंध। बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा और नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगाई। नवरोज जो उत्सव हुआ करता था उसको बंद कर दिया गया और शिया की परंपराओं पर भी रोक लगा दी गई। इस कारण से राजपूत, मराठा, जाट और सिख में क्या हुआ, आपको असंतोष फैला। और ये एक रीजन भी माना जाता है कि जो हमारा मुगल साम्राज्य उसके पतन के पीछे जो औरंगजेब की पॉलिसी थी वो भी थी। जो इनका शासनकाल या आप कह सकते हैं जो प्रशासन था वो इस्लामिक शरिया लॉ पे बेस्ड था। कि कमीशन फतवाए आलमगिरी, तो इस्लामिक लीगल डाइजेस्ट है एक, उसको इन्होंने कमीशन कराया। मनसबदारी सिस्टम को जारी रखा लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट और कठोर इसको बना दिया। कि पर्सनली मॉनिटर्ड ऑफिशियल रिड्यूस करप्शन, तो अधिकारियों पर व्यक्तिगत निगरानी रखी और भ्रष्टाचार को घटा दिया। लेकिन इस कारण से अमीरों में जो नोबल्स थे उनके बीच में डिससैटिस्फैक्शन यानी असंतोष देखने को मिला। रीजनल पावर के साथ कैसा रिलेशन, तो राजपूत में राठौर, मरवार और सिसोदिया जो मेवार, इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट रहा। सिख में गुरु तेग बहादुर को 1675 में इन्होंने क्या किया, फांसी पे लटका दिया और उस कारण से मिलिटेंट सिखिज्म जो है उसका जन्म हुआ। मराठा के कारण गुरिल्ला वारफेयर चलता रहा और इसलिए पूरी तरह से कभी भी उनके ऊपर कंट्रोल ये नहीं कर पाए। नाउ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, तो प्रोलॉन्ग डेक्कन वॉर्स, तो पैसा खत्म हो गया। रेबेलियन जो राइज किया, चूंकि आप अलग अलग कम्युनिटीज को खरा और ठेस पहुंचाएं तो उनके अंदर एक्सट्रीमिज्म आया, जैसे जाट्स, सतनामी, राजपूत, सिख, मराठा। सेंट्रल कंट्रोल कमजोर हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन भी आप इनएफिशिएंट हो गई। और इकोनॉमिक बर्डन ड्यू टू ओवर मिलिटराइजेशन, यानी कि लगातार सैन्य खर्चे से आर्थिक संकट जो है वो भी देखने को मिला। मृत्यु और विरासत की बात करें, 1707 में इनकी मृत्यु हुई अहमदनगर, डेक्कन में, और इनके डेथ के बाद एम्पायर पूरी तरह से डिक्लाइन कर गया। ठीक है ना। मुगल आर्किटेक्चर के ऊपर अगर हम लोग देखें नोट्स, तो सबसे पहले भूमिका की अगर बात करेंगे तो ये एक ब्लेंड था, मिक्सचर था इस्लामिक, पर्शियन, टर्किश और इंडियन स्टाइल का। ठीक है, इस्लामी, फारसी, तुर्की और भारतीय शैलियों का सम्मेलन। नोन फॉर ग्रैंड स्टाइल, विशालाकार, सिमेट्री यानी संतुलन, डोम्स, गुंबद, मीनार और सजावटी कला के लिए फेमस। 16 से 18वीं सेंचुरी में काफी डेवलप हुआ मुगल आर्किटेक्चर, खासकर शाहजहां के अंदर। कुछ विशेषताएं अगर देखें तो लार्ज डोम्स, और लार्ज डोम्स क्या कर चीज के लिए था, एक सिंबल ऑफ ग्रैंडियोर एंड स्पिरिचुअलिटी, भव्यता और आध्यात्मिकता का प्रतीक। स्लेंडर मिनारेट्स का मतलब, जो जनरली 4 मीनार हुआ करते थे मेन डोम के आसपास, मुख्य गुम्बद के चारों ओर 4 पतली मीनारें। 4 बाग का लेआउट होता क्या था यहाँ पे कि गार्डन जो है वो 4 सेक्शन में जो है वो 4 भागों में बगीचा को बांट दिया जाता था। इट वाज अ सिंबल ऑफ पैराडाइज। रेड सैंडस्टोन एंड व्हाइट मार्बल वेर यूज्ड, तो रेड सैंडस्टोन अकबर जहांगीर, व्हाइट मार्बल शाहजहां।
पियत्रादुरा की अगर बात करें तो एक प्रीसियस स्टोन इनले डेकोरेशन था, बहुमूल्य पत्थरों से की गई सजावटी कला ही किसको बोलते थे, पियत्रादुरा। कैलीग्राफी, कुरानिक इंस्क्रिप्शन इन पर्शियन एंड अरेबिक, फारसी और अरबी में कुरान की आयतें। आर्क एंड वॉल्ट्स की बात करेंगे तो ट्रू आर्क इंट्रोड्यूस्ड विद वोजोइड्स, सच्चे मेहराब और वॉल्ट का प्रयोग देखने को यहाँ पे मिला। अगर अलग अलग एम्पायर्स के अंदर हम लोग देखेंगे विकास जो आर्किटेक्चर का था वो क्या था, तो पर्शियन स्टाइल गार्डन, जैसे कि हमने बात किया चार बाग को, एग्जाम्पल राम बाग आगरा, और कोई बहुत प्रमुख वास्तुकला का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन जब आप बात करते हैं हुमायूं, तो हुमायूं वॉज एक्सपोज टू पर्शियन आर्किटेक्चर ड्यूरिंग एग्जाइल, और हुमायूं का टॉम जो है वो पहला गार्डन टॉम भारत का है, हुमायूं का किला, सॉरी मकबरा, डिजाइन बाय मिराक मिर्जा गियास, तो मिराक मिर्जा गियास के द्वारा डिजाइन किया गया हुमायूं टॉम। अकबर के दौरान बात करें तो पर्शियन, इस्लामिक और इंडियन स्टाइल का एक समावेश देखने को मिला, जैसे आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा, दीवानी खास, पंचमहल, सलीम चिश्ती टॉम, ये सब अकबर के दौरान डेवलप हुए। जहांगीर ने डेकोरेशन को अगर आप देखेंगे तो सजावट पे जोर दिया, यानी डेकोरेशन पे जोर दिया एज कंपेयर टू आप देखेंगे भव्यता। देन की वर्क्स, अकबर का किला, सिकंदर मकबरा सिकंदरा, इतिमाद उद दौला टॉम, बेबी ताज जिसको बोलते हैं, और शालीमार बाग कश्मीर में अगर हम लोग देखेंगे। शाहजहां के समय इसको मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज बोलते हैं, और पियत्रादुरा जो है, जो हमने बताया था अभी आपको, वो इंट्रोड्यूस इसी दौरान किया गया। जो मॉन्यूमेंट्स है वो आपको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि किस लिए है। औरंगजेब, तो डिक्लाइन इन आर्किटेक्चर ड्यू टू ऑस्टेरिटी, तो कठोरता के कारण वास्तुकला में गिरावट। बादशाही मॉस्क लाहौर और बीबी का मकबरा औरंगाबाद, ये दो जो है कुछ नोटेबल वर्क्स इनके हैं। रिलीजियस और सेकुलर आर्किटेक्चर अगर देखेंगे तो मॉस्क में जामा मस्जिद, बादशाही मॉस्क और मोती मस्जिद इनके द्वारा बनाया गया। और मकबरा की बात करें तो हुमायूं, ताजमहल, अकबर टॉम, इतिमाद उद दौला, जो ये सब बनाया गया था इस दौरान। सेकुलर, तो फोर्ट्स में देखेंगे तो रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट, नाहौर फोर्ट। पैलेसेस, जहांगीरी महल, खास महल, शीश महल, और गार्डन में रामबाग, शालीमार बाग और निशद बाग, ये सब इनके दौरान बनाया गया। विरासत और महत्व की अगर बात करेंगे तो इंडियन और इस्लामिक फॉर्म जो था वो आर्किटेक्चर के अंदर देखने को मिला, उसका एक मिश्रण। ये राजपूत, सिख और ब्रिटिश आर्किटेक्चर को प्रभाव डाले उसके ऊपर। और ताजमहल, आगरा फोर्ट और हुमायूं टॉम क्या डिक्लेयर हो चुका है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, ये आपको क्राइसिस जो है उसका एक चार्ट दिया हुआ है, क्या क्या वजह हो सकती है। तो वीक सक्सेसर, ओवर सेंट्रलाइजेशन, डेक्कन का कैंपेन रिसोर्स को खत्म कर दिया, रिलीजियस इंटॉलरेंस, इस कारण से रिसेंटमेंट रहा, रीजनल पावर्स का राइज, जैसे कि जाट, मराठा, सिख, इनको डोमिनेंस मिला। उसके बाद मनसबदारी में करप्शन बहुत आने लगा, पीजेंट और ट्राइबल अपराइजिंग, जैसे कि जाट सत्नामी, सिख रिवोल्ट, फॉरेन इन्वेजन, जैसे नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन, यूरोपियन इंटरफेरेंस, जैसे अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिशर्स पूरा कंट्रोल ले लिया आफ्टर बैटल ऑफ पलासी, और इनफैक्ट फॉर दैट पर्पस बैटल ऑफ बक्सर। और इकोनॉमिक डिक्लाइन में रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर, ट्रेड शिफ्ट, इन्फ्लेशन एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आपको पूरा का पूरा जो है वो डिस्कशन था हमारा आज पिछले दिन का। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन के डिस्कशन के ऊपर आते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वेश्चंस फ्रॉम डे 10, तो आपको देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो क्या है, मुगल बादशाह जहांगीर ने विद्रोही, किसने, विद्रोही राजकुमार जो खुसरो थे उनके कथित तौर पर समर्थन करने के लिए किस सिख गुरु को मार डाला था। ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जहांगीर जो हम लोग अगर बात करेंगे तो वो किस मुगल एम्पायर, सॉरी जहांगीर जो है वो किस सिख गुरु को एग्जीक्यूट किए थे, क्या चीज के लिए, फॉर एलिजिडली सपोर्टिंग द रिबेल प्रिंस खुसरो, खुसरो को सपोर्ट करने के लिए। तो इसका सही जवाब है गुरु अर्जुन देव। ठीक है ना, तो गुरु अर्जुन देव को एग्जीक्यूट कर दिया था इन्होंने, क्योंकि उनके ऊपर डाउट किए, सपोर्ट किसको किए हैं, रेबेल प्रिंस खुसरो को। ठीक, इन दुआस्पा सी आस्पा तो दुआस्पा और सी आस्पा जो प्रणाली है, modification to the Mansibdari system, allowing nobles to maintain additional troop without raising their Jat rank, was introduced by which Mughal emperor? तो किस मुगल एम्पायर ने क्या किया, मनसबदारी में एक इंट्रोडक्शन किया नया, दुआस्पा और सियास्पा। और इसमें क्या क्लियरली मेंशन है कि आपको एडिशनल ट्रूप रख सकते हैं, जो यानी कि एडिशनल अगर आप देखेंगे अतिरिक्त सेना रख सकते हैं बिना जात रैंक बढ़ाए हुए, तो ये इंट्रोड्यूस भी किया था किसने, जहांगीर ने किया था। ठीक है,
विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो किसके दौरान किस मुगल कोर्ट में आए थे? ये बहुत फेमस और इजी क्वेश्चन है जी। ये सब जहांगीर के कोर्ट में आए थे। ठीक है, इसके बाद ऑटोबायोग्राफी ऑफ मुगल एम्पायर जहांगीर नोन एज तुजुकी जहांगीरी वाज रिटन इन विच लैंग्वेज? तो तुजुकी जहांगीरी जो है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो द करेक्ट आंसर इज पर्शियन। किस लैंग्वेज में लिखा गया था? ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था आपको तुजुकी जहांगीरी। ठीक है, जो ऑटोबायोग्राफी इनका था वो उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इसके बाद ये पर्शियन में लिखा होता जो ऑफिशियल लैंग्वेज था किसका? मुगल कोर्ट का। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पेयर इज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग द मोती मस्जिद एट लाहौर? तो मोती मस्जिद जो लाहौर में उसको बनाने का श्रेय किसको जाता है? ये भी किसका किया हुआ है? जहांगीर का। देन द प्रैक्टिस ऑफ डेकोरेटिंग बिल्डिंग विद सेमी प्रीसियस स्टोन इनले वर्क यानी पेत्रा दूरा जो है वो किसके रेन के दौरान जो है वो मुगल एम्पायर के रेन के दौरान जो है वो शुरू हुआ था, जो हम लोग बात करते हैं पेत्रादुरा। सो दिस वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्पायर जहांगीर। किसके दौरान? जहांगीर के दौरान ये प्रथा जो है वो शुरू हुई थी, जहाँ पे अर्ध कीमती पत्थरों से जराई से सजाने की प्रथा इमारतों को की गई थी शुरू। विच मुगल एम्पायर वॉज नोन बाय हिज बर्थ नेम खुर्रम? अभी हमने पढ़ा ना, खुर्रम किसको बोलते थे? शाहजहां को। ठीक है, which Mughal prince is known for translating the Bhagavad Gita and Upanishads into Persian? ठीक है, तो कौन से मुगल को बोलते हैं कि प्रिंस ने ट्रांसलेट कराया था भगवत गीता और उपनिषद को पर्शियन के अंदर? तो ही वाज हुम? दारा सिको। ठीक है, तो औरंगजेब के भाई या शाहजहां के बेटे जो थे वो एल्डेस्ट सन। हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर द शाहजहां नामा क्रॉनिकल ऑफ एम्पायर शाहजहां रेन? तो ये किसने बनाया था? इनायत खान ने लिखा था। क्या? शाहजहां नामा जो एक क्रॉनिकल है, इतिहास है किसका? शाहजहां के शासन काल का। देन जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। तो जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर जो है वो एक फ्रांसीसी यात्री थे और जौहरी थे। वो किस मुगल सम्राट के शासन काल के दौरान भारत आए थे? तो वो आए थे आपको, अगर आप देखेंगे तो जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर जो है वो इंडिया के दोनों शाहजहां और अगर हम बात करें औरंगजेब, दोनों के कोर्ट में वो विजिट किए थे। टोटल 6 जर्नी उन्होंने 1638 से लेकर 1668 के बीच में किया था। टोटल कितनी? 6 जर्नीज, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। टोटल 6 जर्नीज इन्होंने किए थे इंडिया के, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि दोनों शाहजहां और औरंगजेब दोनों के कोर्ट में आए थे। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जहांगीर। जहांगीर के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो जहांगीर सेट अप द चेन ऑफ जस्टिस टू हियर पब्लिक ग्रीवांस। तो जहांगीर ने जनता की शिकायतों को सुनने के लिए न्याय की श्रृंखला स्थापित की, हमने डिस्कस किया है, सही है। ही मैरिड नूर जहां, हु बिकेम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल, बिल्कुल हमने देखा, बहुत सारा डिसीजन लिया। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम आगरा टू शाहजहानाबाद, ये हम जानते हैं कि ये शाहजहां ने किया था, इसलिए तीसरा क्या हो गया? गलत। करेक्ट आंसर इज 1 एंड 2 ओनली। Which Mughal emperor commissioned the construction of the famous peacock throne built by बेबदल खान? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे किस मुगल सम्राट ने जो बेबदल खान के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मयूर सिंहासन है उसका निर्माण किया था? तो पीकॉक थ्रोन की जब हम बात करते हैं तो ये मुगल एम्पायर जो थे शाहजहां, उनके द्वारा कमीशन किया गया था। Which of the following sequences correctly represents the major battles fought between औरंगजेब एंड दारा सिको ड्यूरिंग द मुगल वॉर ऑफ सक्सेशन? तो कौन कौन सा जो है वो सही रिप्रेजेंटेशन है क्या चीज का? जो मुख्य युद्ध लड़े गए थे दारा सिको और औरंगजेब के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन के दौरान? तो उसका सही जवाब होगा आपको सबसे पहले धर्मत, फिर समूगर, खाजवा और देवराई। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं बैटल ऑफ धर्मत अप्रैल 1658, दारा के सहयोगी जसवंत सिंह को हराया। समूगर मई 1658, जहां पर आप देखेंगे तो प्रमुख लड़ाई जहां औरंगजेब ने दारा सिको को हराया। खजवा तो औरंगजेब ने शाह सूजा को हराया, एक और भाई। और देवरई जहां पे दारा मेड अ फाइनल स्टैंड बट वाज अगेन डिफीटेड। तो ये आपको करेक्ट आंसर। सॉरी, विच मुगल एम्पायर वाज पॉपुलरली नोन एज जिंदा पीर यानी जीवित संत? किस मुगल एम्पायर को जीवित संत यानी जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? ड्यू टू हिज ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस लाइफ स्टाइल, क्योंकि इसका कैसा, अगर आप देखेंगे तो रूढ़िवादी धार्मिक जीवन शैली थी। एंड ही वाज होम? औरंगजेब।
आपको मालूम है औरंगजेब जो है ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के थे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। विच हिस्टोरिकल सोर्स रिटन बाय मुस्तैद खान प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ औरंगजेब्स रेन। मुस्तैद खान द्वारा लिखित कौन सी ऐतिहासिक स्रोत जो है वो औरंगजेब के शासनकाल का विस्तृत विवरण प्रदान करती है? तो अगर इसका सही जवाब देखेंगे तो इसका नाम है मासिर ई आलमगीरी। ठीक है, मासिर आलमगीरी जो है वो इनका जो शासन काल है उसका एक करेक्ट जो आप कह सकते हैं डिटेल जो डिस्कशन है वो करती है। Which Mughal emperor built the बीबी का मकबरा at औरंगाबाद often regarded as replica of ताजमहल? तो बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में वो किसने बनाया, जो कि माना जाता है कि ताजमहल का ही एक प्रतिकृति है। तो ये जो है ये बनाया गया था किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। Who was the author of आलमगीर नामा, the official chronicle of early years of औरंगजेब? आलमगीर नामा के जो ऑथर थे वो कौन थे, जो कि शुरुआत के दिनों में औरंगजेब का जो शासन था उसको दिखलाए? तो इसका सही जवाब अगर हम लोग देखेंगे तो मिर्जा मोहम्मद कासिम। कौन है? मिर्जा मोहम्मद कासिम जो है उन्होंने इसको रिफ्लेक्ट किया था, और ये पहले 10 साल के ऊपर जो है वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट था। विच मुगल एम्पेयर एबॉलिस्ड अकबर्स दहसाला सिस्टम? किस मुगल साम्राज्य जो बादशाह उन्होंने अकबर की दहसाला प्रणाली को समाप्त कर दिया और जो इजारदारी सिस्टम था वो रेवेन्यू में लेकर आ गए, यानी कि इजारदारी प्रणाली जो है वो राजस्व प्रशासन में लेकर आ गए, वो थे वो भी औरंगजेब। तो दसाला सिस्टम किस नाम से जाना जाता था? जब्ती सिस्टम भी वो टोटल में लेकर आए थे, कल हमने पढ़ा भी था। और औरंगजेब इसको एबॉलिश कर दिए और इसको रिप्लेस कर दिए इजारदारी सिस्टम से, जहां पर जो रेवेन्यू कलेक्शन है वॉज फार्म्ड आउट टू द हाईएस्ट बिडर। इजारदार बोलते थे जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसको मिलता था, और फिर वो राज्य को तो एक फिक्स्ड अमाउंट देंगे, बाकी पैसा सारा पेजेंट से लेते थे, यानी कि जो क्या कहते हैं उसको, किसान थे उनसे लेते थे, और इस कारण से उनका शोषण होता था। विच मुगल एम्पेयर ordered the execution of 9 Sikh Guru Guru Tegh Bahadur leading to a strong Sikh rebellion? तो गुरु तेग बहादुर को फांसी पे लटकाने का ऑर्डर किसने दिया था? मुगल सम्राट जो है औरंगजेब ने ही दिया था। ठीक है। Who among the following was responsible for heading the military department and intelligence agency in the Mughal administration? तो मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी को हेड करने वाला जो डिपार्टमेंट था वो किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में दिया गया था? तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था किसको? मीर बख्शी को। ठीक है, मीर बख्शी को। नेक्स्ट, इन मेडिएवल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन द टर्म अमल प्राइमरली रेफर टू? मध्यकालीन भारतीय प्रशासन में अमल शब्द का मुख्य रूप से उल्लेख किस लिए किया जाता है? तो हम लोग देखेंगे तो अमल शब्द का जो मतलब है उसका मतलब होता है एक रेवेन्यू असाइनमेंट या राजस्व संग्रह की प्रक्रिया। ठीक है, रेवेन्यू असाइनमेंट और द प्रोसेस ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज अमल। देन व्हाट वाज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दीवान ई बैतूत? ठीक है, तो दीवान बैतूत जो है उसका प्राथमिक कार्य क्या था? मेडिएवल हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो उसका प्राथमिक जो कार्य वो था दैट इट क्या बोलते हैं उसको, इट लुक्ड आफ्टर, अगर आप कह सकते हैं, तो जो भी रोड और पब्लिक कंस्ट्रक्शन है उसके मेंटेनेंस का काम जो है वो ये देखते थे। ठीक है, जो भी रोड और पब्लिक कंस्ट्रक्शन है उसके मेंटेनेंस का काम जो है वो कौन देखता था? वो देखते थे दीवाने बैतूत। ठीक है, दीवाने बैतूत। नेक्स्ट, व्हाट वाज दीवान ए मजलिम? ठीक है, दीवाने मजलिम की जो हम बात करते हैं तो दीवाने मजलिम मेडिएवल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या था? ठीक है, तो दीवानी मजलिम जो था इट वाज द क्रिमिनल कोड फॉर एड्रेसिंग पब्लिक ग्रीवांसेस। तो सार्वजनिक शिकायतों को संबोधित करने के लिए जो आपराधिक न्यायालय था उसी को क्या बोलते थे? दीवाने मजलिम। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिसर्स सच एज कारकुन, अमील एंड फतेदार। तो मुगल प्रशासन में कारकुन, अमील और फतेदार जैसे अधिकारी किस चीज के लिए मुख्य रूप से जो है वो जुड़े हुए थे? तो वो मुख्य रूप से जुड़े हुए थे कहाँ पे? रेवेन्यू कलेक्शन इन जागीर। तो जागीरों में राजस्व का संग्रह करने के लिए ये लोग जुड़े रहते थे। जैसे लैंड असाइनमेंट जो होता था ना जागीर, उससे जुड़े रहते थे, और ये नोबल्स को ही दिया था सैलरी के बदले में। ठीक है, तो इसके लिए अमील देखेंगे तो ये मेन रेवेन्यू ऑफिसर, कारकुन जो था वो क्लर्क या अकाउंटेंट होता था जो रिकॉर्ड बना के रखता था, और फोटेदार ट्रेजरर या कैशियर को बोलते थे। ठीक है, कोषाध्यक्ष या खजांची को। Which European colonial power
इंट्रोड्यूस रेड चिलीज टू इंडिया फ्रॉम साउथ अमेरिका। ठीक है, तो वो किसके द्वारा रेड चिलीज लेकर आया गया था? पुर्तगालीज के द्वारा जो है वो लेकर आया गया था। ठीक है ना। हु अमंग द फॉलोइंग was the greatest Hindi poet and a contemporary of Mughal Emperor Akbar? तो सबसे मतलब आप कह सकते हैं कि महान हिंदी कवि जो थे कौन थे, जो मुगल सम्राट अकबर के भी समकालीन थे, एंड ही वाज तुलसीदास। कौन था? तुलसीदास। अगर आप देखेंगे इनका तो 1532 से 1623 जब इनका जीवन काल रहा, तो ये अकबर के क्या थे? कंटेम्प्रेरी थे, और अवधि में इन्होंने रामचरितमानस लिखा था, काफी फेमस। देयर एक्सटेंसिव यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन। तो जो हम बात करते हैं लाल बलुआ पत्थर, उसका व्यापक उपयोग किस मुगल सम्राट के द्वारा जो है वो किया गया था? अगर देखेंगे अलग अलग आर्किटेक्चर में, तो सबसे ज्यादा रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया था अकबर ने। किसने? अकबर ने। जैसे फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, ये सब आप जानते हैं, सब रेड सैंडस्टोन। नेक्स्ट, हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग इन इंडिया? तो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है भारत में, उसका जो फाउंडर है वो किसको माना जाता है? संस्थापक तो वो माना जाता है किसको? हुमायूं को। इसको हुमायूं को माना जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस दौरान, तो मुगल पेंटिंग जो है वो भले ही अकबर के टाइम पे बहुत फेमस हुआ, लेकिन उसका जो फाउंडेशन है वो हुमायूं के द्वारा, जब वो पर्शिया में एग्जाइल पे थे तब रखी गई थी। ठीक है। Which Mughal emperor's painting were largely inspired by nature featuring birds, फ्लावर्स एंड सीनिक एलिमेंट्स? किस मुगल सम्राट की पेंटिंग मुख्य रूप से प्रकृति से प्रेरित थी, जिसमें पक्षी, फूल और प्राकृतिक तत्व भी शामिल थे? तो ये लेकर आए थे कौन? जहांगीर। कौन लेकर आए थे? जहांगीर लेकर आए थे। और बहुत बड़े पैटर्न या संरक्षण थे किसके? कला के, खासकर पेंटिंग। तो उसमें रियलिज्म, नेचुरलिज्म, इसको ये लोग बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते थे। ठीक है। इनके शासनकाल के दौरान जो फेमस पेंटर्स थे वो थे उस्ताद मंसूर, ठीक है, जो बर्ड और एनिमल पेंटिंग के लिए फेमस थे, अबुल हसन, विचित्र। ठीक है। Which Mughal emperor established an imperial art studio, तस्वीर खाना, where miniature paintings were developed extensively? ठीक है, तो अकबर ने क्या किया कि अगर आप देखेंगे तो शाही कला स्टूडियो, जिसको तस्वीर खाना बोलते हैं, उसकी स्थापना की, जहां लघु चित्रों के बड़े पैमाने पर विकास किया गया था। ठीक है। तो जैसे अब्दुल समाद, मीर सैयद अली जैसे लोग, ओरिजिनली तो हुमायूं लाए थे, उनको ये इनवाइट किए, पर्शियन पेंटर जो थे, और उनको इंडियन आर्टिस्ट जो है वो सिखाया, ताकि ब्लेंड कर सके, मिला सके पर्शियन और जो भारतीय कला है उसको। ठीक है। ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, द बंजाराज वे आर प्राइमरली नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स? तो मेडिएवल पीरियड जो है हमारा इतिहास का, उसमें बंजारा जो थे वो प्राइमरली मुख्य रूप से किस चीज के लिए जाने जाते थे? तो दे वेयर बेसिकली, अगर हम देखेंगे बंजारा, तो दे वेयर ट्रेडर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स, व्यापारी और ट्रांसपोर्टर हुआ करते थे। ठीक है। आप एक टर्म देख लीजिएगा ध्यान से कि दे ऑपरेटेड एक्सटेंसिव कारवांस नोन एज टंडास। ठीक है ना, तो इन्हें टांडा के नाम से जाना जाता था, जो ये कारवां चलाते थे उसको। ठीक है। इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, हु वाज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द रॉयल कारखाना, वर्कशॉप एंड स्टोर? मुगल प्रशासन में शाही कारखानों का प्रभारी अधिकारी कौन था? यानी कार्यशालाओं और भंडार की अगर हम बात करेंगे, तो उस केस का अगर उसमें देखें तो मीर समन जो थे वो किसके जिम्मेदार हुआ करते थे? जो शाही कारखाने थे या भंडार की हम बात करते हैं उसके। हु वाज नोन एज द काजी उल कुजत? ठीक है, हु वाज नोन एज द काजी उल कुजत इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? तो मुगल प्रशासन में काजी उल कुजत जो है उसको मतलब बेसिकली वो कौन हुआ करते थे? अगर हम जब प्रशासन की बात कर रहे हैं तो ही वाज द हेड ऑफ द जुडिशरी। देखिए काजी नाम जब आ जाए ना तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे हम लोग जुडिशरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हेड ऑफ द जुडिशरी। हु वाज द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ परगना responsible for assisting the amils in revenue collection in the medieval Indian administrative system? ठीक है, तो जो सिकदर थे वो क्या करते थे? वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ करते थे परगना के, और वो असिस्ट करते थे अमील्स को रेवेन्यू के कलेक्शन में। ठीक है, परगना एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड इन अ विलेज रिसीव्ड अ कमीशन ऑन एवरी लैंड सेल और परचेज? तो गांव की जमीन के सभी को रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, तो ये आपको बहुत मालूम है आराम से, पटवारी का ही काम ये होता है, तो इसमें भी पटवारी। इन मेडिएवल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हु वाज रेफर्ड टू एज मुतस्सादी? तो मध्यकालीन भारतीय प्रशासन की जब हम बात करते हैं
तो मुतसद्दी के रूप में किसे संदर्भित किया जाता है? तो मुतसद्दी बोला जाता था जो बंदरगाह का राज्यपाल होता था। गवर्नर ऑफ द पोर्ट वाज नोन एज मुतसद्दी। ठीक है, नेक्स्ट, विच मुगल एम्पायर इंट्रोड्यूस निसार अ सिल्वर कॉइन? तो निसार जो एक सिल्वर कॉइन हुआ करता था वो किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिएवल इंडियन एग्रेरियन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हम लोग मध्यकाल मध्ययुगीन अगर बात करें भारतीय कृषि प्रशासन के संदर्भ में, तो गलबख्शी और बटाई, तो गलबख्शी और जो बटाई हुआ करता था वो क्या हुआ करता था? तो अगर इसका सही जवाब देखेंगे तो इट वाज मेथड ऑफ क्रॉप शेयरिंग और लैंड रेवेन्यू असेसमेंट। फसल बंटवारे या भूमि राजस्व आकलन के तरीके को क्या बोलते थे? गलबख्शी और बटाई। तो बटाई रेफर टू द सिस्टम वेयर क्रॉप वाज डिवाइडेड बिटवीन कल्टीवेटर एंड द स्टेट, तो ये शेयर क्रॉपिंग हो गया। और गलबख्शी एक सिमिलर सिस्टम था क्रॉप शेयरिंग का, जो कि अलग अलग रीजन में फॉलो होता था। दहसाला सिस्टम एंड द जप्ती सिस्टम, ये किस एस्पेक्ट को मुगल प्रशासन के जो है वो कनेक्ट करते थे या उससे डील करते थे? तो आपको मालूम है कि जब हम दहसाला सिस्टम की बात करते हैं और जप्ती सिस्टम की, ये दोनों किससे रिलेटेड है? लैंड रेवेन्यू असेसमेंट और कलेक्शन। ठीक है, ऑर्डर में लेकर आए थे इसको। हु वेयर द अहदीस, जो अहदीस थे मुगल सेना में वो कौन हुआ करते थे? तो हम जब अहदीस की बात करते हैं मुगल सेना में, तो अहदीस जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे मोस्ट ट्रस्टेड कैवलरी ट्रूपर्स डायरेक्टली रिक्रूटेड बाय द मुगल एम्पायर। तो मुगल सम्राटों द्वारा जो सीधे भर्ती किए गए सबसे भरोसेमंद घुड़सवार सैनिक थे, उन्हीं को क्या बोलते थे? अहदी बोलते थे। क्या बोलते थे? अहदी। हु इंट्रोड्यूस द दुआस्पा और सियास्पा, तो मुगल प्रशासन में दुआस्पा और सियास्पा प्रणाली जो है वो शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े अभी, किसको? जहांगीर को ये श्रेय जाता है। यानी कि 2 हॉर्स मतलब दुआस्पा और सियास्पा मतलब 3 हॉर्स, और ये रैंक इंट्रोड्यूस किया गया था जहांगीर के द्वारा अपने मनसबदार के लिए। मशरूत जगीर, तो मशरूत जगीर जो है वो मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या चीज था? तो मशरूत जगीर जो है वो हम लोग बात करेंगे तो वे ट्रांसफरेबल जगीर्स गिवन ऑन सर्टेन कंडीशन, तो कुछ शर्तों पर दिए जाने वाले हस्तांतरणीय जागीर जो हुआ करते थे उसी को बोलते थे क्या? मशरूत जागीर। द हुंडी सिस्टम इन इंडिया, कौन से सिस्टम की बात हो रही है? हुंडी सिस्टम जो था, हुंडी प्रणाली, उसको सबसे अच्छे से कौन सा जो इसमें ऑप्शन है वो आपको क्या करता है? एक्सप्लेन कर रहा है, वर्णित कर रहा है। तो हुंडी सिस्टम वाज बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, ऋण पत्र और विनिमय पत्र जो है वो कहा जाता था किसको? हुंडी सिस्टम को कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या था कि एक क्रेडिट का लेटर था जो कि पेबल था आफ्टर अ पीरियड ऑफ time at a discount, movement of goods was facilitated and done through the use of hundies। ठीक है ना, एक समझ सकते हैं आप बेसिकली पास। ठीक है, which famous painter known for his exceptional animal and bird paintings flourished during जहांगीर्स reign? ठीक है, तो मंसूर जो थे उनका जो फेमस आपको मिलेगा एनिमल और बर्ड पेंटिंग यानी पशु और पक्षी चित्र, वो प्रसिद्ध हुए थे जहांगीर के शासनकाल में। Then the fort with massive 2.5 kilometer long distance enclosing wall made of red sandstone completed in 1643 originally named as किला मुबारक। तो लाल बलुआ पत्थर से बनी विशाल 2.5 किलोमीटर लंबी दीवार वाला जो किला था जो 1643 ईस्वी में पूरा हुआ, जिसका मूल नाम किला मुबारक था शुरुआत में। आखिर वहां पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं? तो इट इज नोन एज करेंटली एज लाल किला, रेड फोर्ट। बैटल ऑफ धर्मत, समुगर एंड द्योरई fought during the Mughal War of Succession were primarily contested between। अभी हमने ये थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ना ये, तो ये तीनों जो हम लोग बात करें किसके बारे में? जो दारा सिकोर और औरंगजेब में वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ शाहजहां के बाद गद्दी पर जाने के लिए, उसके ये लड़ाई का नाम था धर्मत, समुगर और द्योरई। 1686 में हु imprisoned प्रिंस मुअज्जम on charges of interviewing with the ruler of Golconda and kept him in prison for 12 years। 1686 ईस्वी में किसने राजकुमार मुअज्जम को गोलकोंडा के शासक के साथ षड्यंत्र करने के आरोप में कैद किया और 12 साल तक जेल में उनको रखा था? तो इसका सही जवाब होगा औरंगजेब। टर्म के दौरान आप देख सकते हो सक्सेसफुल कंक्वेस्ट ऑफ डेक्कन एंड द साइनिंग ऑफ ट्रीटीज विद बीजापुर एंड गोलकोंडा टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो सफलतापूर्वक जो दक्कन की सफल की जो विजयी हुई उसमें बीजापुर और गोलकोंडा के ऊपर जो संधिया की गई वो किसके दौरान किया गया था? किसके शासनकाल के दौरान? तो वो था शाहजहां के दौरान। ठीक है,
1636 एडी में। लास्ट मुगल एम्पायर हु वाज एक्साइल्ड बाय ब्रिटिश आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के युद्ध के बाद जो आखिरी मुगल रहा जिसको ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या कर दिया गया था, निर्वासित कर दिया गया था, वो कौन थे? तो आपको मालूम है कि वो थे बहादुर शाह जफर। एंड लास्ट द फेमस सैयद ब्रदर हु प्लेड द रोल ऑफ किंग मेकर ड्यूरिंग द रेन ऑफ लेटर मुगल्स। तो सैयद ब्रदर जो थे, जो कि किंग ब्रदर यानी कि उनको बोलते थे कि वो मुख्य भूमिका निभाते थे किंग मेकर के रूप में आने वाले जो मुगल सम्राट हुआ करते थे औरंगजेब के बाद। तो वो कौन कौन थे, यानी कौन से दो लोगों का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं सैयद हसन अली खान और सैयद अब्दुल्ला खान। तो ये किंग ब्रदर के नाम से जानते थे और ये बहुत फेमस हुए, स्पेशली आफ्टर जब हम फरुख सियार की बात करते हैं वो जब आए तब। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। अगले लेक्चर में हम लोग फिर अगली यानी 11वीं दिन जो मेडियल हिस्ट्री का आखिरी लेक्चर कल है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है।